अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अफगान मखलूत हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरगर्म है। कल दोशंबा में मुलाकात हुई और वहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक अहम किरदार निभाने की का जो अज़्म है उसका इरादा किया गया है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो आमने सामने है, इस्लाहात के बीच में रुकावट कौन है, वे फॉरवर्ड क्या है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर गुफ्तगू होगी। और आखिर में हम जरा नजर डालेंगे पाकिस्तानी कौम के उस हिस्से मिजाज की जो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल हो, ग्लूमी से ग्लूमी सिचुएशन हो, लेकिन पाकिस्तानी कौम उसमें भी कोई ना कोई जो ह्यूमर का एस्पेक्ट ढूंढ लेते हैं, इस पे गुफ्तगू होगी। आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में 2 दिन के लिए वहां गए और अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के रहनुमाओं से उन्होंने खुसूसन मुलाकातें की। वहां पर मुलाकात के बाद जो अफगानिस्तान में one of the conflicts which is worrying us, worrying you, I know, is the conflict in Panjshir between the Tajik and the Taliban. We resolved today that we will try our best. You, Mr. President, will try your influence with the Tajik, and we will try our best with the Pashtun Taliban. We will try our best to make them resolve their differences through dialogue. And we will urge on them that it's important for the sake of Afghanistan that there is an inclusive government. Unless there is an inclusive government in a country which is diverse, there are Pashtuns, 45%, then there's a huge Tajik minority in Afghanistan, then there are Uzbeks, then there are Hazaras. So a sustainable peace in Afghanistan can only come if there is an inclusive government. इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आप भी वहां पर गए थे, पूरे जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था उसका हिस्सा थे। ये जरा बताइए कि जो मखलूत हुकूमत बनानी है, इसकी तश्कील में ये आइडिया है, इसका एक खाका क्या है? ये मखलूत हुकूमत का जो जहन में एक जिसे कहते हैं वो होगा, एक इम्प्रेशन है, वो कैसे है, वो क्या है, ये मेन आइडिया क्या है जो कल डिस्कस हुआ, जिसके हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने बात की? तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान के अंदर और जो 40 साल से चल रहा है, वो बुनियादी तौर के ऊपर पख्तून और ताजिक लड़ाई है, जो अफगानिस्तान के अंदर एक एथनिक लड़ाई चल रही है। इसमें और कौमियतें भी शामिल हैं, लेकिन मसला ये है कि जो इस वक्त अफगानिस्तान की आबादी की जो तकसीम है, उसमें पख्तून और ताजिक वो 2 बुनियादी एथनिसिटीज हैं जिनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट जारी है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो पंजशीर है, ये ताजिक्स का एक हेडक्वार्टर है और अहमद शाह मसूद जो थे वो ताजिक के बहुत बड़े रहनुमा थे। इस वक्त ये जो इमाम अली हैं, जो ताजिकिस्तान के सदर हैं, वो ताजिकिस्तान के सदर तो है ही हैं, लेकिन उनको जो तमाम दुनिया के ताजिक हैं वो अपना रहनुमा मानते हैं। ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ ताजिक नेशन। तो जो बुनियादी इस वक्त मसला जो इस रीजन में चल रहा है, उसमें जिस तरह से आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने ये हमेशा बात कही है कि एक रीजनल अप्रोच लेनी चाहिए, और हमने ये भी शुरू से कहा कि हम अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला भी कलेक्टिव करना चाहते हैं, एक यूनिलेटरल फैसला नहीं करना चाहते। इसी ज़मन में जब हम ताजिकिस्तान गए हैं तो उसमें देखिए जो सबसे अहम बात यह है कि ताजिकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा आप समझिए कि गिला है तालिबान से, और क्योंकि पंजशीर का वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस माहौल में जब हम वहां पे गए हैं तो थोड़ी एक्चुअली माहौल में थोड़ी तलखी थी, और SCO कॉन्फ्रेंस में भी एक तलखी जो थी वो बिल्कुल सामने थी। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई इमाम अली साहब से, इमाम अली रहमान साहब से, और ये सारा एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, और वज़ीर आज़म साहब ने पूरी जो एक पस मंजर है वो उनके सामने रखा, और इसके बाद उन्होंने उसका हल कहा। प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा, जो RT से उन्होंने पहले की इंटरव्यू किया, उससे पहले उन्होंने यहाँ CNN से इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि जब तक ये मुख्तलिफ नस्ल लोगों की हुकूमत नहीं होगी अफगानिस्तान में, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा और याद कराना चाहता हूँ कि जब तालिबान का टेक ओवर नहीं हुआ था, हम यहाँ पे अशरफ गनी साहब के कह रहे थे कि एक कॉन्फ्रेंस कराएं जिसमें सारे लोगों को हम इकट्ठा करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा, ये भी कहा था अशरफ गनी को कि अभी आप इलेक्शन भूल जाएं और एक इंक्लूसिव हुकूमत की बात करें। इनकार कर दिया था उन्होंने, साफ इनकार और सैबोटाज कर दिया था उस पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस को, इस अमन की कोशिश को। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन तालिबान का टेक ओवर हुआ,
हमने पाकिस्तान में तमाम जो दूसरे धड़े हैं जिनमें ज्यादा जो ताजिक थे, हजारा थे, उन लोगों को इस्लामाबाद में बुलाया और यहाँ पर उनसे तमाम लोगों की यहाँ पे मुलाकातें भी हुई। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि देखिए, एक अकेली एथनिसिटी के लिए मुश्किल होगा अफगानिस्तान को लंबे अरसे के लिए इस्तेहकाम बख्शना। फौरी तौर पे तो जब आप आते हैं तो एक आप माहौल होता है, उसमें इस्तेहकाम आ भी जाता है, लेकिन लंबे अरसे में फिर और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ये आइडिया था और मैं समझता हूँ बड़ा एक विजनरी आइडिया था। इसमें दो तीन ज़िमनी सवाल है फवाद साहब। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें समझ में आ गया, मैं इसलिए कही थी आप एक्सप्लेन करें ताकि जिनको नहीं मालूम कि ये क्या कोशिश है उनको पता चल जाए। अच्छा, पहली बात, तालिबान जो है वो मखलूत हुकूमत पे क्यों रजामंद होंगे? जब आप पूरे मुल्क पे आपकी हुकूमत कायम हो, आप अपनी रिट कायम करने में जैसी तैसी भी इस वक्त है वो कामयाब हो जाएं, तो फिर आप इक्तदार शेयर क्यों करेंगे किसी के साथ? बिल्कुल सही है, और यही बुनियादी जो सवाल है वो भी यही है। जब तालिबान पूरे मुल्क में हुकूमत कायम कर चुके हैं तो वो क्यों दूसरों को मौका दे? देखिए, हमारा मानना यह है, इसीलिए देखिए हम तो मशवरा दे सकते हैं ना। अफगानिस्तान में हम हुकूमत तो अवाम ने बनानी है और वहां के लोगों ने बनानी है, ज़ाहिर है हम उन्हें कंट्रोल तो नहीं कर रहे। लेकिन जो इस वक्त इशू है वो ये है कि अगर आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे तो लंबे अरसे स्टेबिलिटी नहीं रह सकेगी और वो वहां पर भी जो है वो दोबारा गड़बड़ शुरू हो जाएगी। हमारा इसमें एक बड़ा आई वुड से सेल्फिश इंटरेस्ट है अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हम एक जो ट्रेन है उसका मुआहदा कर चुके हैं उज़्बेकिस्तान से, ट्रांस मज़ार शरीफ ट्रेन। हम चाहते हैं कि गवादर और कराची जो है उसको हम मुंसलिक कर दें सेंट्रल एशिया से। अच्छा, जो ये ताजिकिस्तान से जो मॉस्को वगैरह है उनका जो पोर्ट है वो 6000 किलोमीटर है, जबकि गवादर 1000 किलोमीटर है। 1 घंटे की भी फ्लाइट है यहाँ से, 1-1.25 घंटे की फ्लाइट है इस्लामाबाद से। अब हम चाहते हैं ये कनेक्टिविटी बने, उसके लिए हम समझते हैं अफगानिस्तान को स्टेबल होना चाहिए और अफगानिस्तान को हम समझते हैं तब स्टेबल होगा जब मुख्तलिफ 9 एथनिसिटीज वहां पर हुकूमत कर रही होंगी। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा आई वुड से एक कह लीजिए कि इस खाके में हमने जो रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा ये है। और उस तरफ से दूसरी, आपने सिर्फ एक मैं बात कहूंगा कि आपने इमरान खान साहब का जो क्लिप सुनाया, लेकिन जो ताजिक सदर थे इमाम अली रहमान, उनका चूंकि ज़ाहिर उसमें था, ताजिकी में था, दर्री में था, तो वो यहाँ पे नहीं आया। उसमें उन्होंने ये बात कही कि देखिए और ये पहली बार ताजिक सदर की तरफ से बात आई, उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि जो पख्तून है और दूसरे ताजिक हैं और जो दूसरे लोग हैं वो दे शुड स्पीक इन वन लैंग्वेज, एक जुबान में बात करें। ये ताजिक सदर की तरफ से एक बड़ी बात थी। अच्छा, आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें जिसका ताल्लुक आपके सवाल से है, देखिए झगड़ा ये है कि 20 साल वहां पे इतना अर्सा, ये 40 साल हो गए आपस में लड़ाई हो रही। अब जो पीएम साहब का ये कहना था कि देखिए जो वो लोग जो एक्टिवली लड़ाई में शामिल रहे हैं, ये कहना तालिबान को कि आप उनको ही हुकूमत में शामिल कर लें, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। सही बात। लिहाजा हमें, और जो ताजिक सदर ने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, उन्होंने ये कहा कि हमें नए लोग जो हैं उनको हुकूमत में लाना चाहिए और नए लोगों को लेके आना चाहिए। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और ये बड़ी कामयाबी ये जो कॉम्प्रोमाइज की आप बात कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान ने ये जो तजवीज पेश की है, क्या इस पे पहले से काम करके हम यहाँ से गए थे या अभी तजवीज जो वहां पे पेश की इसके बाद हम ये बैकडोर या जो भी इसके बारे में मुज़ाकरात करने हैं या मशवरा देना है या जो भी हमारा इन्फ्लुएंस अगर है कोई इस पूरे प्रोसेस में तो फिर वो हम एग्जर्ट करेंगे, या पहले बहुत सारा काम हो चुका है उसके बाद ये तजवीज रखी गई है ताजिक सदर के सामने? वो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताए कुछ वाकयात कि हम जो पहले कोशिश कर रहे थे, अशरफ गनी काबुल हुकूमत के जाने से पहले भी हम तो ये कोशिश कर रहे थे और उसके बाद हमने यहाँ पे जो सारे धड़ों को बुलाया तो हमारा एक थीम तो यही चल रहा था। अच्छा। लेकिन देखिए ये थीम में जो कामयाबी है ना, ये तब तक नहीं हो सकती थी जब तक ताजिक सदर उसके पीछे ना खड़े हों, क्योंकि उनकी जो हैसियत है इस वक्त ताजिक एक उसमें एथनिसिटी में या ताजिक कौम में वो और कोई और एंजॉय नहीं करता। लेकिन अब पहली बार यह है कि ताजिकिस्तान के जो सदर हैं वो भी इसके पीछे खड़े हुए हैं, उज़्बेकिस्तान के सदर जो हैं वो इसके पीछे खड़े, और उज़्बेकिस्तान के जो सदर हैं वो तो बड़े विजनरी आदमी हैं और उन्होंने जिस तरीके से, अगर आप उनकी किसी वक्त अपनी तकरीर चला सकें और उन्होंने जो पॉइंट्स ले डाउन किए हैं, आपको मालूम होगा कि किस तरह से ये सारे
जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन सबको एक लड़ी में परोया है। और ये जो इस वक्त सेंट्रल एशिया से हमारी डिप्लोमेसी है, ये अफगानिस्तान की इस्तेहकाम के लिए और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही अहम कड़ी है इस सारे मामले। चले अब देखते हैं कि ये बात आप ये तालिबान हुकूमत को समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते, और फिर इसमें टाइमलाइन क्या है, क्योंकि अगर ये मखलूत हुकूमत बननी है तो इसका एक रफ सा क्या आप लोगों के जहन में खाका है, टाइमलाइन है कि जी इतनी मुद्दत तक कोई ना कोई इसकी शक्ल सामने आ जाए? कोशिश तो यही होगी कि जल्द से जल्द ये होना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान का, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब एक दफा से जायद बार ये इशारा कर चुके हैं कि देखिए 75% जो बजट था वो फॉरेन एड के ऊपर मुश्तमिल था अफगानिस्तान का। अब अगर फॉरेन एड उनको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये होगा कि अफगानिस्तान तो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर आपने फॉरेन एड की तरफ जाना है तो उससे पहले फिर दो इम्पोर्टेंट मरहले हैं। एक मरहला तो यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं जिसमें जो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है तालिबान को, एक तो वो रिवर्स होनी है और उसके बाद हमने रिकग्निशन की तरफ बढ़ना है। तो ये जो दो एक इम्पोर्टेंट कदम है ये आपने उठाने हैं, तो फिर जाहिर है आपके ऊपर एड जो है वो खुलेगी। और आज जो अभी अफगानिस्तान की हुकूमत के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक बड़ा अच्छा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए पंजशेर के रास्ते जो है वो खोलने का ऐलान किया है। तो एक मुस्बत पेशरफ्त, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, ये एक अहम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फवाद साहब, क्योंकि पीछे डोमेस्टिकली भी काफी कुछ इस दौरान हुआ है। जो बड़ी अहम खबर एक और है वो ऑब्वियसली ये इलेक्शन कमीशन ने जो है आपको खास तौर पे खुद कहा है कि आपने जो इल्जामात लगाए थे उनका जवाब दे दीजिए। सो वो जवाब आपने तैयार कर लिया है, आप लोग फॉर्मली जवाब देंगे? आजम सवाती साहब अपना अलहदा जवाब देंगे, आप अपना अलहदा जवाब दायर कराएंगे, या मजमूई तौर पे इकट्ठे कोई जवाब दायर कराएंगे, या कराएंगे ही नहीं कोई जवाब दायर? नोटिस नहीं मिला है, जब नोटिस मिलेगा तो उसके मुताबिक जवाब देंगे। जाहिर है इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और अगर वो कोई नोटिस देगा तो जो भी उसका एक कानूनी जवाब बनता है वो जवाब उनको जो है वो देंगे। सो 4-5 दिन से जो नोटिस सर्कुलेट कर रहा है, मीडिया पे आ गया, टेलीविजन पे आ गया, अखबारों में छप गया, वो आपको अभी तक फिजिकली नहीं मिला? आपके दफ्तर भी नहीं पहुंचा, घर भी नहीं पहुंचा? तकरीबन सुबह आया हूँ ताजिकिस्तान से, तो अभी तक जो नोटिस है वो मुझे नहीं मिला। लेकिन ये बात बड़ी वैसे अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन कमीशन की जो तमाम फैसले हैं वो मीडिया पे पहले रिलीज होते हैं, सोशल मीडिया पे पहले आते हैं और हुकूमत तक बाद में पहुंचते हैं। और यही एक बुनियादी एतराज है हमारा कि देखिए हर इदारे का ना एक अपना समझिए कि एक अपना वेट होता है और एक अपना एक करैक्टर होता है। कुछ इदारे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं या वो मीडिया के जरिए बात करें, हम नून लीग पे रोज तनकीद करेंगे, वो हम पे करेंगे, पीपल्स पार्टी पे जो अपोजिशन गवर्नमेंट के खेल चलता रहता है उसमें आप एक करते रहते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की जो तनकीद है वो मीडिया के जरिए हुकूमत पे होना शुरू हो जाएगी तो फिर, या अगर आप इस तरह से कहें कि जैसे आज हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हुकूमत के खिलाफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर देंगे, या जो अगर जो है वो फौज में कोई बंदा जो है वो शुरू कर देगा, तो हर इदारे का एक अपना करैक्टर है। आपके लोग जो हैं, जो बड़े ऑनरेबल लोग वजारतों पे हैं, इलेक्टेड भी हैं, वो जाकर आकर अगर मीटिंग्स में कहेंगे कि आपने पैसे पकड़े हुए हैं, आप अपोजिशन की जबान बोल रहे हैं, तो वो आगे से फिर जवाब ना दें, वो सुन ले बैठ के खाली, और पॉलिटिकल जो क़यादत है वो कुछ भी उन्हें कहे, चाहे आप हों, मरियम बीबी हों, बिलावल साहब भी हैं, सब उन पे इल्जाम लगाते, तो फिर वो ना कुछ कहें, वो चुप करके सुन लें। मैं बताऊं कि एक पहली बात तो ये कि मामला इस नहज पे आना नहीं चाहिए। और मतलब हमने तो कभी नहीं इससे पहले सुना कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग से इलेक्शन कमीशन के लोग जो है वो वॉकआउट कर दें, या वो सेनेट की कमेटी में जो है वो आके इस तरह से करें बात। और वो एक सेनेटर है, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो वो उसका पस मंजर होगा ना, ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं करेगा। मैं ये समझता हूँ कि मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, हर इदारे का एक अपना करैक्टर है। अब जो पॉलिटिशियन है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जज या इलेक्शन कमीशन जो है कंट्रोवर्शियल हो जाएगा
वो अपने कैरेक्टर से तो इनहराफ सर करेगा। इसका एक आईनी तरीका है, क्योंकि अगर आपने ये कहना है कि आपने पैसे पकड़े हुए हैं, आप अपोजिशन के साथ, आप मुझसे बेहतर कानून जानते हैं। इसका आईनी तरीका है, आर्टिकल 215 कहता है जी कि आप इनको हटा सकते हैं, सुप्रीम जुडिशियल कमीशन में मामला जा सकता है, आप इसमें तब्दीली लेके आ सकते हैं। तो वो मौजूद है रास्ता, अगर आप खुश नहीं है या वो करना है, उसको परसू करना है या नहीं, आप ये ठीक है, ये मामला ठीक हो जाएगा, इन्हीं के साथ चलना है आगे। देखिए, आप फिलसफे की हद तक ये बात तो दुरुस्त कर रही हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज तक कभी कोई जज या इलेक्शन कमिश्नर या कोई और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए इस तरह से हट नहीं सका। और अनफॉर्चुनेटली जो इदारे हैं, हमारे यहाँ ये रवैया बन गया है कि हम सब ये चाहते हैं कि दूसरे तो बहुत जबरदस्त काम करें, हम खुद जो है वो ठीक काम ना करें। और जो पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर तनकीद करना जो है वो एक फैशनेबल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो इदारों को कहा जाए कि नहीं, आप भी जरा अपने ऊपर नजर डालें, तो फिर तो हीन हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। आप फलसफे की हद तक ठीक कह रही हैं कि उनका रेफरेंस भेजा जा सकता है, काम हो सकता है, बट फ्रैंकली होता नहीं। ठीक है, अच्छा आखिरी चंद सवाल, चेयरमैन नैब के हवाले से हुकूमत का अभी तक क्या आप लोगों ने जहन बना लिया है कि मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं वही अगले चेयरमैन नैब होंगे, या कुछ और नामों के ऊपर भी गौर हो रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन ने भी 6 नाम दिए हैं आप लोगों को, उन पे आप लोग गौर कर रहे हैं या आपने ऑलरेडी इस हवाले से फैसला कर लिया है हुकूमत ने? नाम नहीं दिए और ना ही इस सिलसिले में कोई मुशावरत जो है वो शुरू हुई है चेयरमैन नैब के हवाले से। और देखिए, वज़ीर आज़म बड़े कैटेगोरिकल हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से इस मामले में कोई मुशावरत करने को हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो तो खुद एक्यूज्ड है। हाउ कम कि एक एक्यूज्ड जो है नैब के, उन्हीं से हम पूछ के लगाएं कि अगला चेयरमैन क्या कौन होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे कानून जो है वो खामोश है कि अगर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो अगर मुलव्वस है इतने बड़े डाकों में, तो आप उनसे ही पूछ के क्या अगला चेयरमैन नैब लगाएं? कानून में इसका जवाब नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। हम अपोजिशन को भी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब इससे पीछे हट जाएं, बाकी लोग पीछे हट जाएं और वो आके अपनी नई तजावीज दें, क्योंकि देखिए इनका तो लोकस स्टैंडाई नहीं रह जाता शहबाज शरीफ साहब का या आसिफ जरदारी साहब का या बिलावल साहब का। ये लोग तो नैब के बड़े सीरियस केसेस में एक्यूज्ड। सो अभी इसका हल क्या है? क्या आप लोग कोई ऑर्डिनेंस लेके आने वाले हैं जिसमें आप कानून के अंदर तब्दीली ला रहे हैं? क्योंकि जो मौजूदा कानून है वो तो कह रहा है कि तौसी नहीं दी जा सकती। सो पहले तो ये बताइए, क्या कोई ऑर्डिनेंस ऐसा आ रहा है जिसमें कोई तब्दीली आ रही है इस कानून में? कंसल्टेशन प्रोसेस जो है इसको भी आप तब्दील करने लगे हैं, इस पॉइंट को? लॉ मिनिस्ट्री जो है वो हतमी तौर के ऊपर एक अपनी राय अभी तक नहीं लेके आई है। लेकिन जो ही लॉ, ये जाहिर है कि लॉ मिनिस्ट्री के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने एक रास्ता ढूंढना है कि उन्होंने कैसे आगे चलना है। क्योंकि इस वक्त तो हम लग रहा है कि एक बिल्कुल बंद गली में पहुंच गए हैं, जहां पर मुश्किल है इस वक्त इस लॉ की इंटरप्रिटेशन करना, इसकी तशरीह कैसे की जाए। तो आई एम श्योर कि लॉ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड ही इज वन ऑफ द एबलेस्ट लॉयर ऑफ पाकिस्तान, और सो इज द अटॉर्नी जनरल। तो ये आपस में बातचीत करके तो यकीनन कोई सोल्यूशन लेके हुकूमत के सामने आए। यानी एक तो बात पे आप लोगों का इत्तेफाक है कि ऑपोजिशन से आप लोगों ने मुशावरत नहीं करनी, करेक्ट? उस ऑपोजिशन से मुशावरत नहीं करनी जिसके शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जिसको लीड कर रहे हैं। अपोजिशन से नहीं है, अपोजिशन लीडर से है इस लॉ में। अपोजिशन लीडर से मुशावरत जो है वो नहीं हो सकती। वो जाहिर है, जैसा मैंने अर्ज किया कि वो तो खुद ही एक्यूज है। जब वो खुद एक्यूज हैं तो उनसे कैसे मुशावरत? ठीक है। और जावेद इकबाल साहब जो मौजूदा चेयरमैन नैब है, हुकूमत में इस हवाले से क्या एक सोच पाई जाती है? क्या ये ही मुमकिन तौर पे अगले दोबारा इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? क्योंकि तौसी तो नहीं हो सकती, रीअपॉइंटमेंट होगी। ये सोच है, ये ख्याल है, इस पे दिमाग आप लोगों ने भी बना लिया अपना? इस तरह से मैंने अर्ज किया कि हतमी ओपिनियन अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर साहब ने जो है वो इसके ऊपर देनी है और उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात यकीनी है कि जावेद इकबाल साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया है। जिस किस्म की रिकवरीज उनके दौर में हुई हैं, जिस किस्म का एक बिल्कुल डेड एक मुर्दा था, इसमें उन्होंने जान डाली है और वो बड़ा इफेक्टिवली उसने जो है वो काम किया है। कुछ जगहों पे हमारे गिले भी हैं, मसलन ये जो इस वक्त शहबाज शरीफ बाहर जलसे करते फिर रहे हैं, या मरियम नवाज
जिस तरह से हैं, मैं आपको प्रोएक्टिवली या आपके कुछ इत्तेहादी भी जो पहले नाराज थे अब नाराज उतने नहीं हैं, वो भी है ना, पंजाब में खास तौर पे काफ लीग वगैरह। जो लोग भी हैं, जो लोग भी हैं, उन्हें प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ ये बट इसके बावजूद मेरा समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त जो है वो काम किया है। बट आई थिंक लेट्स वेट फॉर द फाइनल ओपिनियन ऑफ लॉ मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाएंगे, वापस आएंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की राह में रुकावट क्या है, इस पे बात होगी। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मसालिहत के बगैर कोई भी हुकूमत की जो पूरी मशीनरी है, जो पूरा जमहूरियत का पहिया नहीं चल सकता है, और इस वक्त बहुत सारे उमूर के ऊपर डेडलॉक है। सबसे पहले आगाज करते हैं जरा हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है, आज ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन है, लेकिन माजी में हमने देखा है कोई भी सियासी जमात हो, अगर किसी इशू पे उनकी मर्जी के नताइज ना आए या उनको लगे कि उनकी मंशा या उनको जो सूट कर रहा है उनके इंटरेस्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, तो उसी तरह की जबान इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आजकल हम पीटीआई की तरफ से भी देख रहे हैं। जरा आपको दिखाते हैं कि इलेक्शन कमीशन से कब किस किस को क्या क्या शिकायत रही है। मेरा ख्याल है शायद वो एक इजीली पंचेबल बैग है कि हर कोई आराम से उसको पे इल्जाम डाल सकता है। जी, तो ये सिचुएशन है। इलेक्शन कमीशन के पे बिलावल साहब भी बरसते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी बाय द वे बहुत क्लियरली इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर चुके हैं। प्रोग्राम के हिस्से में फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात। मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान शहबाज शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी फारूक साहब, अभी तो आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है वो अपोजिशन की जबान बोल रहे हैं। माजी में हमने दिखाया अपोजिशन को लगता था कि जैसे इलेक्शन कमीशन आपका मददगार बना हुआ है, आपका मुआविन बना हुआ है। सो क्या ये बड़ा आसान है इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जामात लगाना, या उनको इसी तरह से टारगेट करते रहना? अगर कोई पसंद नहीं आएगी बात तो फिर हम कहेंगे कि पता नहीं आप किसके इशारों पर चल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में जब नताइज आपकी मर्जी के आ जाए तो फिर ठीक है इलेक्शन कमीशन। ये बड़ा पिक एंड चूज है और एक क्रॉस द बोर्ड है, बाय द वे मैंने सबका दिखाया है इसमें। देखिए मारिया, आपने जो बात की, देखें बुनियादी तौर के ऊपर अगर लार्जर ऑब्जेक्टिविटी को सामने रखें तो मेरे सामने तो आइन सबसे बड़ा है। अगर आइनी अदारा है तो आइनी अदारे का एहतराम मेरे पे वाजिब है, वो एहतराम मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन उसके साथ साथ उसी आइन के आर्टिकल 218 के अंदर साफ और शफाफ जो इंतखाबात हैं वो करवाना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन एक्ट में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे इकदामात लेने हैं जिससे इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। और सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर सेनेट के इंतखाबात से कबल जो रेफरेंस का फैसला आया उसमें भी वाज़ेह हदायत हैं कि आप साफ शफाफ इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जब मैं आईनी जिम्मेदारी को सामने रखता हूँ इलेक्शन कमीशन की, और उसको सामने रखते हुए मैं फ्रेम करता हूं कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए कोई इकदामात ले रहा है या नहीं ले रहा, उस वक्त जो है फिर मेरे सामने मुख्तलिफ सवालात उभर के सामने आ जाते हैं। उसमें चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे वो बैरून मुल्क को वोटिंग राइट देने का मामला हो, चाहे वो इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की इस्तेदाद कार को बढ़ाने का मामला हो। क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में शिक नंबर 103 में लिखा हुआ है कि आप ईवीएम के लिए कोशिश करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट्स करवाएंगे। 94 शिक में लिखा हुआ है आप बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देने के लिए इकदामात करेंगे। तो उसमें यह सामने आना चाहिए कि आप ईवीएम के लिए क्या कोशिश हुई, बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देने के हवाले से क्या कोशिश हुई। अगर आप उस मामले के अंदर आकर सिर्फ यही कहें कि जी हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी इस्तेदाद कार नहीं है, ये हो नहीं सकता, तो ये आज पत्थर का जमाना नहीं है। आज ओवरनाइटली टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है। आज जो है वो आपका टेलीफोन जो है वो आपका बहुत बड़ा जो है वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का, डिजिटलाइजेशन का एक हब बन चुका है जिसको सारी दुनिया जो है वो इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के अंदर 12 करोड़ 3G 4G यूजर्स हैं, 18 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो ये कह देना कि जी लोगों को ईवीएम के हवाले से टेक्निकल एजुकेशन कौन देगा, ठीक है। अब फारूक साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, पर तो जो आपका मौजूदा निजाम है उस पर भी सवाल। अब आप जो बात कर रहे हैं ना, जो आपने बात, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको हम चैलेंज कर सके। इसलिए नहीं चैलेंज कर सके कि आपने इसके ऊपर टेक्निकल एतराजात का टेक्निकल जवाब दिया और लॉजिकल जवाब दिया है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मीटिंग के अंदर गुफ्तगू हो और आप कहें कि
आपने पैसे पकड़े हुए हैं, हम आग लगा देंगे, इससे प्रोसेस आगे चलेगा या प्रोसेस हॉल्ट होगा? इससे जो है फ्रिक्शन बढ़ेगी या कम होगी? इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी नहीं है तो हुकूमत बजाय ये इस बात के कि हम मदद कर देते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में, इस पे बात कर लीजिए। आप कहें कि नहीं जी आप ऑपोजिशन के एजेंडे पे खेल रहे हैं। सो ये मुझे बताइए कि बात को आगे कैसे बढ़ाना है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आमने सामने खड़े हो गए। जी बिल्कुल। देखिए मैं मारिया इस पे भी आपके सामने कंपैरिजन रख देता हूं। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर चाहे सेनेट के इंतखाबात के अंदर दोनों जमातों ने ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर लिखा हुआ था मिसाके जमहूरियत में, उसके बाद भी बयान देते रहे, लेकिन उसके ऊपर नहीं आए। कोशिश किसने की? हमारी हुकूमत ने कोशिश की। इसके अलावा अब इंतखाबी इस्लाहात की कोशिश कौन कर रहा है? ईवीएम के ऊपर लाने की कौन कोशिश कर रहा है? बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देने की कौन कोशिश कर रहा है? हम कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने तो एक दिन भी ईवीएम का मॉडल देखने को तैयार नहीं हुए। अच्छा। हमारा एतराज कहां पे बना कि इलेक्शन कमीशन ने खुद एक टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी फॉर्म की, पहला इजलास उसका 8 सितंबर को होना था। उससे कबल आप एक खत लिख देते हैं, उस खत के अंदर जो है वो आप 37 सिक्के डाल देते हैं, 10 आपकी टेक्निकल मुतलका हैं ईवीएम के मुतलका, 27 आपकी अपनी इस्तेदाद कार के मुतालिक हैं। ठीक है। हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं, उससे जमहूरियत भी मजबूत होगी, उससे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी में भी इजाफा होगा। ये जितनी आपने स्टेटमेंट्स दिखाई, ये स्टेटमेंट्स देने का दिखाने का किसी को मौका ही नहीं मिलेगा बात करने का। ये मैं मलिक अगर साहब से इंतखाबात पूछती फ्री हूं। एंड फेयर हो जाए, ये मैं मलिक साहब आप ये से पूछती हूं। बताएं ऑपोजिशन की तरफ से सवाए धांधली के शोर के अलावा कोई ऑल्टरनेट तजावीज कभी आई है? यही मैं कि सवाल आप ये 1 2 3 4 चीजें हैं इनको कर लें, ये हमारी तजावीज हैं। जी मलिक कभी साहब, इनकी तरफ से वो भी मलिक नहीं साहब आई। देखिए तो जब आप एक अमल के अंदर आकर आगे बढ़ने की बजाय उसको इस किस्म के एतराजात उठाएं जिससे वो अमल आगे ना बढ़े बल्कि वो पीछे चला जाए, तो उससे फिर लोग इजहार करेंगे और हर बंदे का फिर इजहार करने का अपना तरीका है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटकम से शायद कभी कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इस पे जो डिबेट होती है, इस पे जो टेक्निकल सवाल उठाए जाते हैं, उनका तसल्ली बख्श जवाब देना एक बहुत अहम हिस्सा है इस प्रोसेस का। और इसको पूरे प्रोसेस को शाइस्तगी, पोलाइटनेस और पार्लिमानी रवायत के अंदर करते हुए बहुत बड़े बड़े कंसेंसस इस मुल्क के अंदर हुए हैं, जैसे 18वीं तरमीम वगैरह है। इससे भी ज्यादा डाइवर्स ग्रुप ने कंसेंसस के साथ और शाइस्तगी के साथ उसको अचीव किया है। सो मलिक साहब, लेकिन इस ईवीएम के बारे में सर ऑपोजिशन ना तो बात करने को तैयार थी। जब लिखा गया खत कि आप अपने बंदे अपॉइंट करें इन रिफॉर्म्स के लिए, आप लोगों ने, पीएमएलएन ने खासतौर पे, पीपल्स पार्टी ने अपने अपॉइंट किए थे, पीएमएलएन ने नहीं किए। मशीन जब देखने की बात करते हैं आप आउटराइटली रिजेक्ट कर देते कि हमने देखनी नहीं है। ऑल्टरनेट कोई आपके पास है नहीं, आप सिर्फ इस वक्त एक बड़े ही जिसे कहते हैं उस मोड में है कि हुकूमत जो भी तजवीज लाएगी हमने उसे रद्द करना है। जी हमारे आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये बुनियादी तौर पे सवाल इससे ज़रा मुख्तलिफ है। देखिए हम ये समझते हैं कि मशीन जो है ये बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी आपने देखनी होती है उसकी मैनिपुलेशन की। तो हमारा ये ख्याल है और उसकी एविडेंस हमने प्रोवाइड की है, ना सिर्फ कि हमने वो एविडेंस प्रोवाइड की है, इलेक्शन कमीशन के जो 37 एतराज़ात जिसके ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ बाजमात एक उसके ऊपर कहती है कि उन्होंने कौन से एतराज़ात उठा दिए हैं, बड़ी ज़्यादती कर दी है, तो उस पर भी उन्होंने 2-3 बड़ी टेक्निकल वजूहात दी जो कि अदर देन दोज हैं, जो कि उनसे अलावा हैं, जिस पे हम पॉलिटिकल ट्रस्ट की बात करते हैं, जहाँ पर हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत भी एक फरीक है और जब इंतखाबात होंगे तो तब ये हुकूमत नहीं होगी, तब ये एज अ पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेंट होगी इलेक्शंस के दौरान। तो ये आज की हुकूमत कल की पॉलिटिकल पार्टी किस तरह जो एक ऐसी चीज़ें आज बतौर कानून के इंट्रोड्यूस करती है जो कि आइन से मुतसादिम हो, जैसे मसलन ये कहते हैं इंतखाबी फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन का आइन में दिया गया इख्तियार है और आइन में तरमीम का तरीकाकार सिर्फ 2/3 है और ये एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी एक उसके ताबे आइन के ताबे जो कवानीन है उनके साथ उसको ख़त्म करने की बात करते हैं, तो फिर कहते हैं कि हम बातचीत नहीं करते। इलेक्शन कमीशन का इदारा तो एक दो फ्रीकैन के दरमियान इलेक्शन को मुनक्किद कराने के लिए, अगर हुए इलेक्शन पर इतराज़ात हों तो उसकी वजूहात हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी मोटी और साफ बात हम कहते हैं इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ, कैसे हुआ आरटीएस आज तक अनएक्सप्लेन्ड है, इनऑर्डिनेट डिले है, किसी ने उसकी वजाहत करने की। देखें जब 2013 में इन तहरीके इंसाफ ने
इलेक्शंस के ऊपर कुछ इतराज़ात 4 हलकों पर उठाए थे, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने एक इलेक्शंस इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हेडेड बनाया था। उसमें उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और उस इलेक्शंस के कंडक्ट पर सारी बात की थी। उसके ऊपर उनको धरने करने पड़े सर, उसके बाद वो हुआ सब कुछ। देखिए ना, नहीं देखें मरिया, एक सेकंड ठहर दें प्लीज, होल्ड ऑन, एक सेकंड ठहर दें। देखें धरने करने का जो रवाज इमरान खान साहब ने डाला था, बेसिकली वो उस सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे थे कि मुझे ट्राइब्यूनल में इंसाफ नहीं मिलता। अब ट्राइब्यूनल में उनके जो प्रोसीडिंग्स हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि वो धरने जो उन्होंने किए, वो धरने जो कुछ करते रहे, उसका नतीजा क्या निकला, उन धरनों के नतीज में सुप्रीम कोर्ट के उस कमीशन ने क्या कंडक्ट, वही 37 एतराज़ात में आपको आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल देने लगा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के कमीशन ने अपनी 61 रिकमेंडेशंस दी थी, उनमें से 37 इतराज़ात आज के कवानीन जो कि ये बना रहे हैं उनके साथ मुमासलत रखते हैं। आप देख लें, ठीक है, एक लफ्ज़ का फर्क, कॉमा का फर्क नहीं है। अच्छा अच्छा, अब इसके आगे चले जाएं, इसके आगे चले जाएं। अब मशीन की जहाँ तक बात है ना, देखिए मशीन का एक तरीकाकार है कि अगर आप लाजमी तौर पे समझते हैं कि आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे वोटिंग को लेके जाना है, तो उसके लिए आपको पहले उसकी टेस्ट एंड ट्रायल करनी पड़ेगी, उसकी खामियां दूर करनी पड़ेंगी, आपको 1, 2, 4, 5 तजर्बात करने पड़ेंगे। ठीक है। वो जब तक आप उसकी ऑपरेशनल रन में उसको लेकर नहीं जाते, उस वक्त तक उसके ऊपर ये एतराज़ात ऐसे ये ग्रेजुअल हो सकता है, ये ऐसे। देखिए उससे पहले सर कमिटीज के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद जब भी किसी शक्ल में पहुंचेगा, उसके बाद ये ट्रायल फेज पे आएगी। किसको आप उसमें आप देखें ना ठहरे, सर उसमें आप उसमें आते नहीं है, रवैये का फर्क, बहुत दफा मीटिंग्स में आए नहीं। एक सेकंड जी, हमें तो इनकी देखे ना, हमारा पहला सवाल पॉलिटिकल ट्रस्ट का है हमारी। आप गौर करें इस चीज पे कि हम ये कहते हैं कि हम इनको ऐसे टूल्स जो कि मैनिपुलेशन कर सकते होंगे इनके हाथ में नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इलेक्शन का मामला ये यूनिलैटरली नहीं कर सकते, और अगर ये करने की कोशिश भी करेंगे तो उसके रास्ते में हम अपनी तमाम सियासी जमहूरी जद्दोजहद करेंगे। ये अप्रोच आपको पसंद नहीं है, मुतबादिल आपने क्या और दिया? ये हम उसमें हम ये कहते हैं कि जैसे ये ऑर्डिनेंस लेकर आए, ये उस बिल को पहले असेंबली में लाते, उसके ऊपर पूरी बात करते, देखते। हमें तो इनकी नीयत पर इसलिए शक है कि जो भी तरीकाकार ये इख्तियार करते हैं, उस तरीकेकार में सिर्फ इनकी एक लॉप साइडेड नहीं, ठहरे ना एक सेकंड, मुतबादिल मैं बता अपना फरूक साहब देखें, मुतबादिल की बात बुनियादी ये है कि आप इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें। अगर आप फेयर एंड गवर्नमेंट तो एक पार्टिसिपेंट है, हाउ कैन वन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज? आप बाहर निकले साइड पे हो, उसमें ना मैं हुकूमत हूं तो मैं भी नहीं कर सकती। आप इलेक्शन कमीशन की एम्पावरमेंट करें, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दें कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर, जो कि आइन में आपने खुद अभी वो पढ़ा, उसकी गलत तशरीह आप करेंगे, हम कैसे कबूल कर लेंगे? ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन एम्पावरमेंट। देखिए एक सेकंड, मैं सजेशन देता हूं, मैं ये सजेशन देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आज इस इलेक्शन कमीशन को हिंदुस्तान के मॉडल पर उसको कायम कर दें। हिंदुस्तान के मॉडल पर है हिम्मत, करें, आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पावरफुल करें। एक सेकंड ठहर दें हमारी। मलिक साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पीटीआई की हुकूमत जो है, मतलब इससे पहले आप लोग नहीं थे हुकूमत में, आप कर सकते, आपने ऐसी कोशिश की? मेरी हुकूमत का ऑन रिकॉर्ड आप लोगों ने कभी कोशिश की हो सर? This is not the point. This is not the point. Point is today that the government is answerable. मेरी जब हुकूमत होगी, जब आइंदा, तो आप मुझसे बात करें। मैं पूछ रही हूं कि पिछले दरबार में आप लोगों ने कोशिश की क्या? कोई सिर्फ कभी कोई इनिशिएटिव लिया? मैंने बिल्कुल किया। जो 2017 का इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट है, उसके ऊपर ये सब सिग्नेटरी हैं, या तो ना करते, लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक के लोगों ने भी किया, उसमें इस्लाहात के बारे में लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक का तो ये फिर करते ना, इलेक्ट्रॉनिक का करते, इलेक्शन ईयर में आके इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसी लाएं जिसके अंदर हमें खदशात हो, तो कौन कबूल करे? फरूक साहब, एक तो आप पार्लियामेंट में वो बुनियादी नीयत का झगड़ा, नीयत का मसला है, आप पे ट्रस्ट नहीं है। दूसरा, पार्लियामेंट में लेके आए, इस पे बहस कराएं, बातचीत करें, वो नहीं करते आप। तीसरा ये है कि भाई आप लोग इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने की तजवीज के ऊपर भी गौर करें, बजाय इसके क्या उनके साथ आप लड़ाई करें इस मौके पे। ये 3 एतराजात हैं। जी फरूक, देखें, इसमें इन्होंने 49 रिफॉर्म्स जो है वो पूरी पढ़ी नहीं है। इन रिफॉर्म्स के अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म्स हैं जिनके अंदर इलेक्शन कमीशन को जो है वो एम्पावर भी किया गया है।
सबसे बड़ी रिफॉर्म जो है उसको उसके अंदर उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। इसके अलावा जो उनको लोगों को ट्रेंड करने के लिए उनकी इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से भी उसके अंदर शिकें मौजूद हैं। उन तमाम 49 अमेंडमेंट्स को ये पढ़ें। दूसरी बुनियादी चीज ये है कि आज पहली बार मैंने किसी के मुंह से सुना है कि हिंदुस्तान वाला जो है वो इलेक्शन कमीशन की पावर दे दें। मैंने तो अपोजिशन व शमूल PMLN और शहबाज शरीफ इनके मुंह से यही सुना है कि हमें धांधली हो गई है, हमें EVM पसंद नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये कहते हैं जी कि इस सिस्टम को टेस्ट इन्होंने नहीं किया। अच्छा चले टेस्ट नहीं किया तो ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड ठप्पा सिस्टम है इस मुल्क के अंदर बैलेट पेपर वाला, ये तो कई दहाइयों से ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके ऊपर तो दर्जनों इलेक्शन हो गए हैं। तो आप भी उसी की प्रोडक्ट है ना भाई, सिस्टम हो चुका है तो इसको अभी तक आप भी तो ये गवर्नमेंट भी उसी की प्रोडक्ट है। इसको जरा और ये तो इतनी वर्स्ट शेप में है कि फरूख क्या बताऊं, इसमें क्यों धांधली हो जाती है, क्यों जाली बैलेट पेपर छप जाते हैं, क्यों जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करके मुर्दों के वोट भी डलवा लिए जाते हैं, क्यों जो है वो वहां पर अमला मिलके जो है वो धांधली करना शुरू हो जाता है, क्यों वहां पर जो है वो एक स्टैंप चोरी हो जाए जो ठप्पा लगाने वाली, उसके बाद 2-2 3-3 घंटे जो है वो पोलिंग रुकी रहती है। जो सबसे बड़ी चीज है जिसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा वो है रिजेक्टेड वोटेड। बाज औकात किसी हलकों में 2-2 3-3 4-4 5-5 हजार वोट रिजेक्ट हो जाते हैं और वो ऐसे वोट होते हैं जो फैसला कुन वोट होते हैं। EVM के जरिए आपका एक वोट भी जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा EVM का फायदा ये होगा आप वोट कास्ट करेंगे जो आप फॉर्म 45 को रोते हैं कि फॉर्म 45 नहीं मिले, मेरे पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिए, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। आपको पोलिंग बंद होने के फौरन बाद फॉर्म 45 आपके हाथ में होगा, आपके पास नतीजा होगा। तीसरा तरीका EVM का, जो वोट कास्ट करेगा उसका पेपर ट्रेल निकलेगा, पेपर ट्रेल डिब्बे में जाएगी। अगर किसी को एतराज होगा वो आप पेपर ट्रेल से उसको काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं। लिहाजा आज अगर आपके मैं टीवी शो पे बैठ के DSNG से फैसलाबाद से शो कर सकता हूं, अगर आज मैं बैठ के ऑनलाइन पूरी दुनिया से शॉपिंग कर सकता हूं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकता हूं, आज मैं बायोमेट्रिक के जरिए अपना अकाउंट खोल सकता हूं, बायोमेट्रिक के जरिए मोबाइल फोन ऐप से शनाख्ती कार्ड बनवा सकता हूं, लेकिन मैं EVM के जरिए वोट नहीं डाल सकता क्योंकि वो शहबाज शरीफ को पसंद नहीं है, क्योंकि वो बिलावल को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको ठप्पा माफिया बहस कर ले, इस पे टेक्निकल बहस कर ले। देखिए मारिया बात सुनो, फरूख इस पे टेक्निकल जो पॉइंट उठा रहे हैं वो ठीक मसला ये है, इसको टेक्निकल बहस ही रखते हैं। एक सेकंड ठहरे ना जी मलिक साहब, एक सेकंड ठहरे ना। देखिए मारिया, इनका मसला ये है कि ये बिल्कुल एक बातचीत करने की एक खास एक होता है कि जब मैं आपसे कोई आर्गूमेंट कर रहा हूं तो उसमें जब ये शुरू इस तरह से करते हैं और फिर उसके बाद सवाल सिर्फ बुनियादी है। बुनियादी सवाल ये है कि आप EVM के साथ आप तय कर बैठे हैं कि आपने समझा कि वो धांधली को खात्मा कर देगी। क्या अगर आप वो मशीन्स मैनिपुलेट कर लें और उसके सॉफ्टवेयर में कोई फ़र्क डाल दें और आप सारी ना भी करें, आप कुछ 500 के करीब कर दें और कंसिडरेबली फ़र्क डाल दें इलेक्शन के नतीजे में, लेकिन मलिक साहब हो सकता है कि ये मशीन ट्रायल फेज पे फेल हो जाए। मैं आपको जब कुछ चीज लॉन्च करते हैं तो उसको टेस्ट करते हैं, मुझे मारिया अलाउ मी टू से दैट, मुझे आप देखें ना वो ट्रायल टेस्टिंग फेल अजम्पटिव बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जो मैनिपुलेशन की डाउट है वो कॉन्क्रीट है, सीधी बात है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर की जो इलेक्शन कमीशन के उठाए गए एतराजात हैं उसमें सिंपली उन्होंने ये कहा है कि जो टेली मशीन है इसकी एविडेंस मौजूद है और दुनिया के ममालिक से ये तजर्बे से हासिल हुई है, जिसमें सिंपली वोट पोल किसी को किया जाएगा, काउंट किसी की तरफ हो जाएगा। और उस पर उन्होंने कहा कि कुछ ज्यादा मशीन की वो अब टेक्निकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पर उन्होंने ये बात की है। हाँ। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि आप वोटिंग कर लेंगे, उसमें मैनिपुलेशन की प्रोबेबिलिटी, इसमें रीजनेबल मैन टेस्ट अप्लाई होगा। आप मुझसे पूछेंगी कि एक चीज के एक तस्वीर सामने मौजूद है कि इसको फोटोशॉप किया जा सकता है, तो मैं उसके ऊपर कैसे बात कर सकूंगा? मैं एक रीजनेबल मैन टेस्ट अप्लाई करूंगा कि कैसे इसको किया नहीं मलिक साहब, मेरा कहने का मकसद ये था कि जब ये डेवलप होगी, ये बात आगे जाएगी, जब ये टेस्ट होगी, हो सकता है टेस्टिंग में ये फेल हो जाए, फिर मुझे एक बात कहने बहुत प्रीएम्प्टिव बात ठहरे ना। जी नहीं, प्रीएम्प्टिव बात नहीं, हम बेसिकली हम लॉजिकली ये कह रहे हैं कि ये मशीन एक टूल है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है
जिसको जो पहले ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, ठीक है, हम किस तरह से इन पर एतबार कर लें कि ये उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे? इनकी तो तारीख है चोरी करने की। सर अभी ये वैसे बहुत वक्त तो से पहले की बात नहीं कर रहे कि ये चोरी कर लेंगे, मतलब अभी इसको ट्राई तो होने दीजिए। कैसे? देखिए बात सुने ना सर, ये तो कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं ना। देखिए कल को सर चोरी करने वाले सर जो इसके मशीन के बगैर भी चोरी कर गए बकौल आपके। मुझे एक मिनट होल्ड ऑन, एक मिनट होल्ड ऑन, आप ठहर जाए। हाइपोथेटिकल इनका वतीरा क्या है कि ये हाइपोथेटिकल नहीं, बड़ी बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं। आपने जिस तरह से एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ 4 हलकों की बुनियाद पे पूरे मुल्क के अंदर अनारकी फैलाई, हमारी आंखों के सामने हमने देखा है, हमारे सामने हुआ है सारा कुछ। किस तरह से वो धरने इस्लामाबाद में आके दारुल खिलाफे पे सीज हुई, उन 4 हलकों को बुनियाद बनाकर आप उस सिस्टम के जो कि पहले रोपा का कानून था जिसमें ये मौजूद था कि अपील कैसे होगी और कैसे कंडक्ट होगी, ये अनोखा लाडला चांद मांगता रहा। इसने कहा मैं उन कवानीन को नहीं मानता, ट्राइब्यूनल्स को नहीं मानता। ये जाकर सारे बैलेट खोले, जब बैलेट खोले तो क्या नतीजे निकले? क्या नतीजे निकले? जीरो। मैं यही बात कर रही हूं। देखिए, और जो ये अभी फर्क कह रहे थे ना, वो जो फर्क कह रहे थे, एक सेकंड मारिए, देखिए एक सेकंड ठहर दे, नहीं वही निजाम नहीं है। बुनियादी सवाल ये है, जो भी फर्क कह रहे थे कि 41 या 47 इन्होंने 49 इन्होंने तरमीम किए, 23 उसके अंदर से 23 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अल्ट्रा वायरीज है। क्या तरमीम किए? हाँ ठीक है, अच्छी बात। जहां पर ये वुमेन वोट की बात करते, मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि उसके अंदर ये एक बात बेहतर थी। वो एक जेनेरिक सी बाकी चीजें, चलिए सर ये ऑनगोइंग डिबेट है, ऑनगोइंग डिबेट है। अच्छी बात ये है कि इस टॉपिक पे अब बात हो रही है। एटलीस्ट हो सकता है कि ये अप्लाई हो, ईवीएम हो सकता है कामयाब ना हो, गुफ्तगू तो हो रही है इसके ऊपर। जी फारूक, कंक्लूडिंग नोट आपके पास 30 सेकंड। लेकिन मारिया इनके इतराजात क्या हैं? सुन लेना, इनके इतराजात जो हैं, हम इन्हें कहते हैं आप ईवीएम मशीन को देखें तो सही। ईवीएम मशीन के ये पास आने को तैयार नहीं है। आप दुनिया जहां के एक्सपर्ट्स को ले आए, इस ईवीएम मशीन्स का आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लें अपनी तसल्ली के लिए। सही। ये एक दिन के अंदर जो है आपकी 2000 मशीन्स तैयार हो सकती हैं, एक महीने में 60,000 मशीनें तैयार हो सकती हैं। ठीक है। इंतखाबात में अभी 2 साल पड़े हैं। इसके अलावा जो जितने भी इनके एतराजात हैं, ये तमाम एतराजात मफरूजों पे हैं। अच्छा जी, डब्बा नहीं कोई उठा के ले जाएगा, कोई जाली वोट नहीं डाल देगा, जो जाली वोट लोगों के दर्ज हुए हैं वो नहीं हो जाएंगे। इनके एतराज़ ऐसे हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो मेरा गला खराब हो जाएगा, मैं गाड़ी बाहर लेके निकलूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, चले धूप में निकलूंगा तो मेरा रंग काला हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। इस पे सर हम आगे बात करते रहेंगे, ये कॉन्वर्सेशन आगे भी होती रहेगी। हमने कोशिश की क्या टेक्निकल बेसिस पे इस पे हम बात कर सके। बहुत शुक्रिया दोनों का। वापस आएंगे तो कंक्लूडिंग नोट होगा, पाकिस्तानी कौम के हिस्से मजाक के वाले से बात करेंगे, जो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी कोई ना कोई हंसने का मौका ढूंढ लेते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। पाकिस्तानी कौम की जो मीम्स बनाने की एक टैलेंट है, चाहे कितनी भी गंभीर सूरत हाल, उसमें वो कोई ना कोई एक ह्यूमर का एस्पेक्ट ढूंढ लेते हैं। जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से चली गई तो उसके बाद सोशल मीडिया पे जो कुछ इमेजेस थे, कुछ ट्वीट्स थी, वो आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो जी ये जहांजेब साहब ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने वी विल सरप्राइज यू इन वर्ल्ड कप। मेरा ख्याल है वो जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर ये तस्वीर जोड़ के इन्होंने ये न्यूजीलैंड को पैगाम दिया है कि जी अब आपको वर्ल्ड कप के अंदर हम देखेंगे। ये बड़ा मजे का है क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने वही काम किया है जो 4 साल रिलेशन चलाने के बाद होता है, यानी कि इस्तिखारा ठीक नहीं आया है। अगला जो मीम है वो कुछ ऐसा है कि वो अब्बू नहीं मान रहे, ये न्यूजीलैंड कह रहा है पाकिस्तानी टीम से। तो हालांकि बड़ी एक सैड सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तरीके से पाकिस्तानी जो है इसमें मजाक का पहलू ढूंढ ही लेते हैं। अगला जी किसी ने ये मीम शेयर किया कि जिस बंदे ने ये थ्रेट की कॉल की है इस वक्त वो किस तरह उसके क्या एक्सप्रेशंस होंगे। सो ये भी एक मज़ेदार है। ये अगला जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये रमीज़ राजा साहब की एक बहुत पुरानी तस्वीर है जिस पे गालिबन वो रैम्बो के अवतार में थे, और इसके ऊपर लिखा है कि वो तस्वीर देखने के बाद जो न्यूजीलैंड है वो इसके इस दौरे से वो उन्होंने कहा हम नहीं आना चाहते हैं। फिर किसी ने जो कीवी शू पॉलिश है इस पे एक मीम बनाया है कि खाली वो इस डिबिया के अंदर ही सेफ हैं कीवीज। न्यूजीलैंड वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू रन। अगला मीम ये है, तो ये एक दिलचस्प टेक है इस पूरे इशू के ऊपर। सो पाकिस्तानी कौम जो है वो चाहे जितना भी सदमा हो, कुछ भी हो,
क्रिकेट एक यूनिफाइंग फैक्टर है और अगर क्रिकेट को नुकसान पहुंचे तो बड़ा दुख होता है। पाकिस्तान से जो क्रिकेट रूठी है उसको आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में वापस लेके आ रहे हैं। तो बाकायदा देखें ना, मुजाहरे भी कर दिए लोगों ने, उनके जज्बात को इतनी ज़्यादा ठेस पहुंची है। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जी ये मुश्किल वक्त जो है वो टल जाए। रमीज राजा साहब ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया, उन्होंने कहा जो इतना गुस्सा है ये मैचेस में खेल के निकालें खिलाड़ी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।